हमारे दिल्ली के और देश के सभी ईमानदार और देशभक्त पत्रकारों को इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबको जय भीम और अस्सलाम वालेकुम। आज का विषय आप लोगों को सबको इनविटेशन से पता लग ही गया होगा। बहुत सारे संगठन इस देश में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए फासीवाद से और झूठे नेताओं से, झूठी सरकारों से सबसे बड़ा जो खतरा मान रहे हैं, इसको ईवीएम को मान रहे थे कि ईवीएम से चुनाव होने का मतलब है कि उसमें गड़बड़ होना 100% तय है। गड़बड़ होने के चांस नहीं है 100%, बल्कि गड़बड़ होना 100% तय है। अगर कोई पूरी तरीके से ईमानदार सरकार नहीं होगी, 100% ईमानदार सरकार नहीं होगी, तो इस सरकार की ईमानदारी के बारे में किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। आरएसएस और बीजेपी की ईमानदारी और सच्चाई के बारे में किसी को भी कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इन दोनों पार्टी के अलावा भी, इन दोनों संगठनों के अलावा भी देश में कोई भी 100% पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो 100% ईमानदारी का दावा कर सकती है। ये बात एक हकीकत है और इसीलिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है। चुनाव के ज़रिए जिससे लोग नाराज़ हैं, जिसकी ईमानदारी से, जिसकी कर्मठता से लोग नाराज़ हों, उसको बदल सकें। तो ये संवैधानिक कॉन्सेप्ट है कि सरकारों को, किसी भी सरकार को डेमोक्रेसी में ईमानदार नहीं माना जा सकता 100%। हमारे दूसरे सहयोगी जो हैं, और हमसे पहले ही मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने आज ये बुलाई है, हमसे पहले भानु जी और दूसरे बहुत सारे संगठन, खास तौर पे भानु प्रताप सिंह साहब, इस लड़ाई को बहुत ही मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और लड़ते जा रहे हैं। लेकिन देश की जनता और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जागी शायद नहीं थी आरएसएस और बीजेपी के अलावा, लेकिन अभी जो रिसेंट चुनाव हुए हैं उससे लगता है कि भानु प्रताप सिंह साहब की, मेचराम साहब की और दूसरे संगठन जो हैं, इनकी मेहनत शायद अब कुछ थोड़ा थोड़ा रंग ला रही है। सैम पित्रोदा साहब जो अपने आप में उनकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लाने वाली, उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है अभी, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी अब ईवीएम के खिलाफ वही बात बोल रही है जो भानु प्रताप जी बहुत दिनों से बोल रहे हैं। हालांकि ये ज़्यादा डिटेल में इस सब्जेक्ट को समझ के बोल पा रहे हैं, और जो अभी लोग बोल रहे हैं वो अभी भी पूरे इस सब्जेक्ट को डिटेल में नहीं समझ सकते। मैं सिर्फ इतना ही कहना बेहतर समझूंगा इस बारे में कि दुनिया की कोई भी बड़ी डेमोक्रेसी, और अमेरिका में, नीदरलैंड में जहाँ ये मशीनें सबसे पहले बननी शुरू हुई, जर्मनी में, यूरोप के विभिन्न देशों में ईवीएम एक बार शुरू होकर बंद की गई है कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें धांधली होनी ही होनी, धांधली करने के चांस नहीं, धांधली होनी ही होनी। अभी रिसेंटली अभी बांग्लादेश में अगले महीने चुनाव होने वाला है, आप सभी लोगों को पता है। वहाँ भी ईवीएम से चुनाव कराने का प्रपोजल था, उसको मना किया गया है खास तौर पे, और उसको रिजेक्ट करके पेपर बैलेट से हमारा पड़ोसी देश, डेमोक्रेटिक देश, ईवीएम से चुनाव नहीं करा रहा, पेपर बैलेट से चुनाव करा रहा। इसके अलावा एक और विषय है जो मैं आप लोगों के संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि एक एप्पल नाम की कंपनी, वो दावा ये करती है कि हम ऐसा फ़ोन बनाते हैं और इसी बात के बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं दूसरे फ़ोन से, कम सर्विसेज, कम सॉफ्टवेयर देके, कम जो बोलते हैं ना, कम फीचर्स देके ज़्यादा पैसे लेते हैं इस बात के कि हमारा फ़ोन जो है इतना महंगा इसलिए है कि ये हैक नहीं हो सकता। अभी कुछ दिनों में पेगासस की जो रिपोर्ट थी ना, एक इंडिपेंडेंट कमीशन जो वर्ल्ड वाइड कमीशन है, उसने ये फैसला करके बताया है कि भारत में जो इजरायली एक सॉफ्टवेयर था पेगासस नाम का, उससे विभिन्न लोगों के फ़ोन हैक किए गए। उसमें एप्पल का फ़ोन सबसे ज़्यादा
हैक किया गया है। जो सबसे सेफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मशीन है वो सबसे ज़्यादा हैक की गई है और वो भी हैक हो गई। ये है ईवीएम की सच्चाई कि दुनिया में कोई भी कंप्यूटर ऐसा नहीं बना है, ईवीएम भी एक कंप्यूटर है जो हैक ना हो सकता है। और ईवीएम में सुरक्षा नाम की चीज़ जो है ज़ीरो है, एक छोटा सा चिप है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चिप नहीं है। वो तो कोई जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग शुरू कर रहा होगा ना बच्चा, पहली क्लास का, पहले सेशन का, वही इस ईवीएम की मशीन को हैक कर सकता है। मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूँ अब इलेक्शन कमीशन के खुद के बयान, तो 2017 में उन्होंने ईवीएम का एक चैलेंज इशू किया था देश के सामने कि ईवीएम हैक ही नहीं हो सकती। उसमें उन्होंने ये बोला था, वो मैं पढ़ के ही सुना रहा हूँ आप लोगों के सामने। जो लास्ट सेंटेंस था उनका ये था, उन्होंने देश के सभी नागरिकों और सभी पार्टी से सभी से ये गुजारिश की थी कि द कमीशन डिज़ायर all stakeholders to remain aware, alert about our electoral process, so that conduct of free and fair election commission by commission can be strengthened। तो ये किसका है? खुद इलेक्शन कमीशन का 2017 का प्रेस रिलीज है जो मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। उसमें ये लास्ट सेंटेंस था कि सभी, लास्ट सेंटेंस आप लोग देखना चाहें नीचे, कि सभी लोगों से ये गुजारिश की गई है कि वो इलेक्शन के बारे में विजिलेंट रहें और इस बात के लिए तैयार रहें कि इलेक्शन में कोई भी घपला धांधली नहीं हो। और ये ईवीएम के विषय में ये उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2017 में मोदी सरकार, आरएसएस सरकार आ चुकी थी और सभी संस्थान प्रेशर में थे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हम दबाव में हैं, जनता देश की मालिक हमारी रक्षा करे। ये 2018 में हुआ था। इसके 1 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट जैसी सबसे मजबूत संस्था ने 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी कितना दबाव होगा 2017 में आप लोग समझ सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने इतने दबाव के बावजूद भी नागरिकों से ये कहा कि आप आगे आओ और रक्षा करो इलेक्शन के प्रोसेस की ईवीएम से। ये ईवीएम के विषय में है, वरना इलेक्शन कमीशन ऐसी बात नहीं। उसके अलावा अभी एक जज साहब रिटायर हुए हैं हमारे अभी, और जब वो सिटिंग जज थे, रिटायर होने की उनकी तारीख नहीं पहुंची थी, इससे 2 दिन पहले संजय किशन कौल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था, इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू में ये बोला था कि देश की अपोजिशन पार्टी सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद ना करें कि वो अपोजिशन का रोल निभाएंगी। क्या हिंट किया? मैं तो इसका एक ही, भानु जी हमारे साथ बैठे हैं, वो इसका और परिभाषित करना चाहें तो कर सकते हैं। क्योंकि कपिल साहब बैठे हैं, वो परिभाषित करना चाहें तो कर सकते हैं। जस्टिस कौल, सबसे सीनियर मोस्ट 2nd नंबर के जज, उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की? इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू देके क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद ना करे अपोजिशन पार्टीज़ के, वो अपोजिशन पार्टीज़ का रोल अदा करेंगे। मतलब ये निकाला जा सकता है कि जनता और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर उनको देश की डेमोक्रेसी को खतरा महसूस होता है, इतने बड़े खतरे महसूस होते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास भाग के ना आ जाएं हर चीज़ के लिए। उनको चाहिए पीसफुल प्रोटेस्ट करें, उनको चाहिए आंदोलन करें। ये जस्टिस कौल ने इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू देके बात कही है, जबकि वो खुद उस समय सिटिंग जज थे, 2nd सीनियर मोस्ट, मतलब चीफ जस्टिस के फ़ौरन बाद वाली सीनियरिटी वाले जज साहब ने ये अभी लेटेस्ट कहा। इससे पहले भी बहुत सारे चीफ जस्टिस इसको कह चुके हैं। जो एक हमारे रिटायर्ड फौज के अध्यक्ष थे नागरानी साहब, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू में कहा है कि फौज को इस बारे में पता ही नहीं था कि अग्निपथ नाम की स्कीम एक शुरू कर रही है गवर्नमेंट। ये स्थिति है हमारे देश की। उनका इंटरव्यू भी आप सब लोगों ने देखा। तो ये बात, जब ऐसा माहौल हो गया पूरे देश से मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन को, ऐसी रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, और हम लोग भानु जी के साथ तो रेगुलर टच में रहते ही हैं। हम एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स का, जजेस का, आर्मी ऑफिसर्स का, आर्म फोर्सेस के
रिटायर्ड ऑफिसर्स का एक बहुत बड़ा संस्थान है, जिन्होंने एक कमेटी बनाई है, सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन, CCE, जैसे CEC है ना, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, वैसे CCE है, सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन। उन्होंने भी बहुत सारी चिट्ठियाँ इलेक्शन कमीशन को EVM के बारे में लिखी हैं और ये कहा है इससे इलेक्शन में फ्रॉड, धोखाधड़ी होगी ही। और RSS और BJP की सरकार है, तो हम सब लोग जान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी होगी और इलेक्शन जो है वो किसी भी हालत में फ्री एंड फेयर नहीं होगा। इलेक्शन एक फॉर्मेलिटी मात्र है, इलेक्शन सिर्फ RSS और BJP ही जीतेगी। तो इस विषय में हमारे पास हमारे तरफ से जो रिक्वेस्ट आ रही थी, इस कमेटी की भी रिक्वेस्ट आई, दूसरे लोगों की भी रिक्वेस्ट आई, तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने भानु जी के साथ मिलकर प्रोग्राम निश्चित किया है कि हम 5 तारीख को, और मैं आपके सामने आपका जो प्रेस इन्विटेशन है वो भी रख देना चाहता हूँ, जो मैंने आपको प्रेस इन्विटेशन में लिखा है। तो हम सब लोगों ने सलाह करके ये तय किया है कि हम 5 तारीख को, अगले फ्राइडे जो आने वाला है फ्राइडे, पटियाला हाउस गेट से चलकर 4 बजे, 5 तारीख को 4 बजे पटियाला हाउस गेट नंबर 4 से पैदल चल के, एक जो ऐसे सिटीजन है ना, जिसके बारे में अभी मैंने इलेक्शन कमीशन का लिखा था कि अलर्ट सिटीजन, जो कॉन्शियस सिटीजन हैं, जो चिंतित सिटीजन हैं इलेक्शन की न्यूट्रलिटी के बारे में, जिसमें वकील सबसे ज़्यादा संख्या में होंगे, पटियाला हाउस गेट नंबर 4 से पैदल चल के इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाएंगे। हम इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट भी लेटर भेज रहे हैं उन्हें कि वो इस डेलीगेशन जो कि पैदल चल के आएगा, उन्हीं की आह्वान पे, जो आह्वान उन्होंने 2017 से कर रखा है कि सभी सिटीजन जो है वो चौकन्ने रहें और अगर कोई धांधली गड़बड़ी नज़र आए तो उसके बारे में एक्शन लें, हमारे संज्ञान में लाएं। तो इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में EVM की धोखाधड़ी, फ्रॉड, जिसको वो अपने ही जो 2017 में एक और भी प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन ने जारी की थी, जिसमें ये बताया गया था कि इसको हम अपडेट कर रहे हैं, M3 वाला अब ला रहे हैं, M3 जो 2017 से आया हुआ है, उसको भी अपग्रेड करने की, उसको जो ख़राब हो गए उनको बदलने की। ये इलेक्शन कमीशन के वर्ड्स हैं, मेरे नहीं। ये ख़राब हो सकता है, इसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए, इसमें एडिशंस की जानी चाहिए, इसमें इसको चेंज करने की भी आवश्यकता होती है, ऐसा वो खुद कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन वोटिंग मशीन में इलेक्शन कमीशन इस मजबूरी की हालत में जो हमें सबको नज़र आ रही है, सुप्रीम कोर्ट भी इस वक्त प्रेशर में है, इलेक्शन कमीशन भी प्रेशर में है, तो इस मजबूरी की हालत में भी इलेक्शन कमीशन क्या हिंट कर रहा है पब्लिक को कि ये पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, इसको बदला जाना, इम्प्रूव करना, इसको और सुरक्षित बनाना हम लोग कर रहे हैं। 2017 के बाद से ये काम ठीक करने के लिए पब्लिक डोमेन में इलेक्शन कमीशन बोल रहा है। मतलब ये सुरक्षित मशीनें नहीं है, जनता जागे, तो वो जागी हुई जनता के कुछ नुमाइंदे, बहुत मुट्ठी भर नुमाइंदे, हम इलेक्शन कमीशन के पास पैदल चल के जाएंगे और उनसे गुजारिश करेंगे, लेटर हम लिख रहे हैं उन्हें, कि वो बाहर आके कुछ मशीनें हमारे हवाले करते हैं, जैसा वो ऑफ़र करते भी रहे, ये है कि नहीं हो सकती इलेक्शन कमीशन में ये भी, और ये भी मुझे लगता है एक हिंट है उनका। तो हम उनसे निवेदन ये करेंगे कि एक हमें 50 के करीब मशीनें हमें दे दें। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम छुपा के, उसको हैक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, तो हम आप सब लोगों को ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर है, वो सील कवर में हमें दे दें इलेक्शन कमीशन 50 मशीनें। हम देश के अलग अलग राज्यों में जाके हर मशीन को 50 में से 50 मशीनों को, जो उनकी सबसे सुरक्षित मशीनें हैं, हैक करके आप लोगों को, जैसे ईमानदार पत्रकारों को बुला के आपके सामने हैक करके आपके सामने उसकी मैनिपुलेशन, उसकी फ्रॉड, उसका फर्जीवाड़ा आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। ऐसी हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन हमें इत्मीनान से 50 ये इलेक्शन जो EVMs हैं, वोटिंग मशीन हमारे हवाले कर देगा। फिर हम हर एक राज्य की राजधानी में जाके उसका आप लोगों को बुला के सामने के सामने, सबके सामने, छुप के नहीं कोई काम होगा, उसको हैक करके भी दिखाएंगे और उसमें क्या क्या कमियां हैं वो भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। ये एक जायज़ मांग है, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को ये बात मान लेनी चाहिए, और अगर इससे वो पीछे हटता है तो इस बात में किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश ही नहीं रह जानी चाहिए कि EVM एक धोखा है डेमोक्रेसी के लिए, भारत के संविधान के लिए, भारत देश को
सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है ईवीएम है। हम ये एलिगेशन लेके जाएंगे और पैदल जाएंगे और इलेक्शन कमीशन से ये गुहार करेंगे कि हमें 50 वोटिंग मशीन दे दें ताकि हम पूरे दुनिया को दिखा सके कि इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप सारी कंट्रीज़ गलत नहीं है, बांग्लादेश गलत नहीं है, तो वो ईवीएम से चुनाव नहीं कराते। ईवीएम से चुनाव कराना एक फ्रॉड फर्जीवाड़ा है, हम ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भानु जी जो इस फील्ड पे एक बड़े एक्सपर्ट हैं वो आप लोगों से बताएं। सबसे पहले आज इस प्रेस वार्ता में आए हुए भारत के सही अर्थों में जो चौथा स्तंभ कहा जाता है प्रेस, वो आप ही सारे लोग हैं। इसलिए आप सबको मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं धन्यवाद देता हूं आपको, बधाई देता हूं आपको कि देश में जिस तरह का माहौल है, प्रेस की जुबान को बंद करने की सारी कोशिश सरकार कर रही है, सच को दबाने की कोशिश कर रही है, उस समय भी आप सारे के सारे लोग बिना किसी डर के सच दिखा रहे हैं और लोगों तक देश की बात, देश की दिक्कतें पहुंचा रहे हैं। आपको बधाई, धन्यवाद। अब मैं आता हूं इस विषय पर, ईवीएम के मसले पर। हमारे बड़े भाई श्री महमूद पराचा जी ने अभी जो आपको कहा कि 5 तारीख को यानी 5 जनवरी को पटियाला हाउस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के गेट नंबर 4 से शाम को 4 बजे हम लोग, जिसमें बड़ी संख्या में वकील होंगे और सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, इलेक्शन कमीशन तक मार्च करेंगे और वहाँ उनसे निवेदन करेंगे कि जो 50 ईवीएम हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित आपको नज़र आती हैं, वो आप सील करके हमें दीजिए, हैक करके दिखाएंगे, जैसा महमूद भाई ने आपके सामने रखा। मैं इससे आगे की एक बात कहता हूँ। महमूद भाई ने आपके सामने 2 चीज़ें रखी। एक तो इलेक्शन कमीशन वाली कि उसने कहा है कि भाई जो देश के लोग हैं वो जागरूक रहें कि किसी भी तरह से जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। इसके विषय में आप जागरूक रहने कहीं कोई गड़बड़ी ना। एक बात। दूसरी बात, आप देखेंगे कि जो सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शंस पर बना है, उसकी अध्यक्षता किसने की? जस्टिस मदन बी लोकुर, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। 2021 में बना था ये, और 2021 में बनने के बाद अब उसकी रिपोर्ट दी गई है इलेक्शन कमीशन को। और आप देखेंगे कि 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 6,500 लोगों ने जो देश के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, हाई कोर्ट जजेस हैं, सीनियर IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, सेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं, पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 6,500 लोगों ने इलेक्शन कमीशन को वो रिपोर्ट दी है और इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की है कि हमें समय दिया जाए, हम इस विषय पर बात करेंगे। ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है उसमें इस तरह की ये जो सारी गड़बड़ियां हो रही, बाकायदा रिपोर्ट दी उन्होंने। दे आर नॉट लेमैन, कोई आम आदमी नहीं है। इस देश की देखी जाए तो ब्रेन है, थिंक टैंक है इस देश में, कितने योग्य व्यक्ति हैं। इलेक्शन कमीशन उनको भी समय नहीं दे रहा। दूसरा, जो इंडिया गठबंधन में 28 पार्टियां हैं, अभी 19 दिसंबर को उनकी इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई और उसमें 28 पार्टियों ने मिलकर बाकायदा एक लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को और ये रिक्वेस्ट की कि जो चुनाव हो रहा है ईवीएम के माध्यम से, उसमें वीवीपैट मशीन में जो पर्ची दिखती है और उसी में रह जाती है, इलेक्शन कमीशन इतना करे कि वो पर्ची जो हकीकत में वोट है, वो पर्ची उस वोटर को मिल जाए और उस वोट को वो एक स्वतंत्र डिब्बे में डाल दे और उसकी गिनती हो। इसमें क्या गलत किया उन्होंने? और इस विषय पर इंडिया गठबंधन 28 पार्टियां, वो पार्टियां, उनमें से कई पार्टियां केंद्र में और राज्यों में सरकार में हुकूमत रही है उनकी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की धार्मिकता देखिए और देश के संविधान और देश की जनता के प्रति उसका
कर्तव्य विहीन होना देखिए, उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहा, 28 पार्टियों को मिलने का समय नहीं दे रहा, उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। इसके अलावा जो सारी चीज चल रही है, एक चीज जो अभी हमारे बड़े भाई महमूद पराचा जी ने जो उसका जिक्र किया, वो मैं आपको दिखाता हूं, और सेम पित्रोदा साहब की ही वो चीज मैं दिखाता हूं। उन्होंने क्या कहा है, अजीत अंजुम साहब ने ये वो लिया है उनका इंटरव्यू, मैंने वहीं से ये शॉर्ट्स जो है, स्क्रीन शॉट्स वहां से लिए हैं, और इसमें क्या कहा है, उनकी जो मुख्य बातें हैं। इस देश में सेम पित्रोदा साहब टेक्नोलॉजी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लाने वाले हैं। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के तकनीकी सलाहकार रहे हैं, शिकागो में रहते हैं, आज 80 साल की उम्र है। जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसके ओवरसीज के जो है वो प्रबंधक है, सारी व्यवस्था करते हैं। राहुल गांधी जी की जो भी देशों में जो भी मीटिंग होती है, सारी व्यवस्था करते हैं। खुद अपने आप में इंजीनियर हैं। वो कहते हैं कि ईवीएम को अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें दखल संभव है। इसके अलावा वो कहते हैं कि राजनीतिक दलों को ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाना चाहिए। इसके अलावा आगे कहते हैं कि ईवीएम के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन विपक्ष करे। तीसरी बात, राजनीतिक दलों को ईवीएम से चुनाव के बहिष्कार के विकल्प पर भी विचार करना चाहिए। और आगे, मैं जल्द ही तकनीकी विशेषज्ञों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने ईवीएम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की योजना बना रहा हूं। अब इससे पहले जो उन्होंने कहा कि विपक्ष को जो है सड़क पर उतरकर आंदोलन करना चाहिए, मैं बड़े भाई महमूद पराचा जी ने जो बात कही, जस्टिस संजय किशन कौल साहब का जो उदाहरण दिया कि रिटायर होने से पहले जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में जो उन्होंने बात कही कि विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष की भूमिका की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब साफ है, वो विपक्ष को कह रहे हैं सड़क पर उतरो, आंदोलन करो, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करो, देश को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, संविधान को बचाओ। अगर इस सब के बावजूद भी विपक्ष सड़क पर नहीं आता तो गुनहगार विपक्ष भी होगा, पॉलिटिशियन पार्टी भी होंगी। लेकिन सिविल सोसाइटी के लोग, जैसे हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और जैसे हमारे भाई बड़े भाई महमूद पराचा जी आंदोलन कर रहे हैं, आदरणीय डीसी कपिल साहब लगातार आंदोलन कर रहे हैं, बहुत से लोग आंदोलन कर रहे हैं, और सिविल सोसाइटी के जो 6,500 लोग हैं, ब्रिलियंट लोग, सुप्रीम कोर्ट जजेस से लेकर नीचे तक सारे, उन सब ने जो लिख के दिया, मतलब देश की जनता, सिविल सोसाइटी के लोग, पढ़े लिखे अनपढ़, सब ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हम लगातार इतने साल से कह रहे थे, किसी को समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब 5 राज्यों में चुनाव हुआ और ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ी करके जो 3 राज्यों को जीत लिया गया, जिसके विषय में 15,000 कंप्लेंट, मध्य प्रदेश के विषय में ही 15,000 कंप्लेंट 17 नवंबर को जब चुनाव हुआ था, उसके बाद 3 तारीख को ही सीजीआई साहब के सामने कंप्लेंट कर दी गई, जो नरेंद्र मिश्रा जी हैं उनके माध्यम से, और पिटीशन पड़ी हुई है, कुछ सुनवाई होगी, बाकी होनी। मतलब इतना सारा सब कुछ हो रहा है, फिर भी इलेक्शन कमीशन किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, सरकार फिर भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है, ईवीएम से ही चुनाव कराने को बात कर रही है। और सबसे बड़ी जो आगे बात है, बात यह है कि आपने मोदी जी का सुना था, जब इस चुनाव के बाद में आपने गए हैं कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं, मुझे मोदी जी मत कहो, मोदी कहो। और दूसरी बात जो कहते हैं अपने साथियों से कि इस बार सभी सीटें जीतेंगे, सभी सीटें जीतेंगे। आदमी कितना ही भी बड़ा तुर्रम खां क्यों ना हो, कितना ही भी इस देश की जनता उसको मानती हो, पसंद करती हो, प्यार करती हो, फिर भी सभी सीटें कोई नहीं जीत सकता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं। क्यों दावा कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है ईवीएम उनके हाथ में है, इलेक्शन कमीशन उनकी जेब में है, इसलिए दावा कर रहे हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मोदी जी इतना भरोसा अगर है आपको, एक बार
केवल एक बार 2024 का ही चुनाव, वीवीपैट ईवीएम इनको हटा के बैलेट पेपर से कराओ। मैं लिख के दे रहा हूँ, बीजेपी को 40 सीट नहीं मिलेंगे, मोदी जी अपनी सीट जितना भारी पड़ जाए। और इसीलिए इन सारी चीजों को देखकर, क्योंकि ये निश्चित हो चुका है, ईवीएम है तो मोदी है, ईवीएम है तो मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है। ईवीएम खत्म, भाजपा सरकार का सुपड़ा साफ। ईवीएम है तो भारत नहीं बचेगा, भारत की बात कर रहा हूं मैं, ये देश आपका और हमारा सबका। ईवीएम है तो भारत नहीं बचेगा, ईवीएम है संविधान नहीं बचेगा, और ईवीएम है तो देश की जनता बचेगी नहीं। और अगर ये चुनाव ईवीएम से करा दिया गया, 2024 का लोकसभा चुनाव, इसके बाद कुछ बचना नहीं है, उस देश की जनता के तमाम अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। वैसे ही मोदी सरकार जो संसद में लगातार आपराधिक कानूनों में संशोधन करके, जैसे सीआरपीसी में कर दिया, सीपीसी में कर, उन्होंने आईपीसी में कर दिया, एविडेंस एक्ट में कर दिया, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते। आर्थिक स्थिति पर आप कुछ बोलेंगे तो आर्थिक स्थिति में आपको आतंकवाद की धाराओं में बंद कर दिया जाएगा, यूएपी में। ये सारे कानून लाकर इस देश के लोगों की जुबान बंद करना चाहती है, उनका गला घोटना चाहती है। ये सारी जो चीज चल रही है, इसलिए इस देश को बचाना है। तो पहला कार्यक्रम जो हमारे आदरणीय बड़े भाई महमूद पराचा जी ने किया 5 तारीख का शाम को 4 बजे से पटियाला हाउस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के गेट नंबर 4 से इलेक्शन कमीशन तक मार्च। इसके बाद जो देश भर के लोग हैं, उन सबका एक जबरदस्त बड़ा प्रोग्राम जंतर मंतर पर 6 तारीख को, अगले ही दिन शनिवार 5 तारीख के बाद 6 तारीख को जंतर मंतर दिल्ली पर 12 बजे प्रोग्राम है। और देश भर के लोगों से बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स है। जो भी साथी हमें देख और सुन रहे हो, उन सबसे एक ही निवेदन है, ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है, ये लड़ाई महमूद भाई की अकेले की नहीं है, डीसी कपिल साहब की नहीं है, आप में जितने भी साथी हैं, आप पे अकेले की किसी की नहीं है। ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है, आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। बार बार इस बात को कह रहा हूँ, इस आज़ादी की दूसरी लड़ाई में कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर अगर हर देशवासी साथ देगा तो भारत बचेगा, अन्यथा आपकी आने वाली पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी, आपके बच्चों का भविष्य तबाह हो जाएगा। और इसके बाद इस देश में राजतंत्र स्थापित होगा, और राजतंत्र में राज थानों से चलता, अदालतों से नहीं। तो अदालतों की भी जो भूमिका है, या अदालतों का भी जो अस्तित्व है, वो भी खतरे में। जो विधायक हैं, उनका भी अस्तित्व खतरे में। देश बहुत संकट में है। इसलिए हर किसी से मेरा निवेदन है, हम सारे साथियों को, लोग फोन करते हैं, साथियों फोन न करें, फोन न करें, बल्कि हमारे साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर साथ दें। 5 जनवरी को और 6 जनवरी को, 5 जनवरी को पटियाला कोर्ट से इलेक्शन कमीशन तक 4 बजे मार्च, और गेट नंबर 4 से, और 6 जनवरी को दिन शनिवार जंतर मंतर पर 12 बजे कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के साथ दीजिए। एक आपको बताता हूँ लोगों की कैसी मानसिकता है, ये बड़ा जरूरी है। कल मेरे पास मधेपुरा से फोन आया एक सज्जन का, वो कहने लगे आप आंदोलन कर रहे हो, सारी विपक्षी पार्टियां, इनको भी बुलाया है, ये भी साथ में है। मैंने कहा भाई हम तो लेटर लेके जाएंगे उनके पास में, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे सब आ जाओ, नहीं आएंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, आएंगे तो बहुत ही अच्छा है, कि नहीं उन्हें लेके आओ। भाई प्रयास करेंगे, किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के थोड़ी ला सकते हैं। तो कहने लगे आने की व्यवस्था क्या करी है। मैंने कहा मेरी लड़की की शादी है क्या, भाई मेरी बेटी का ब्याह है क्या, बारातियों को बुलाने के लिए बस भेजूंगा क्या। ये सबकी लड़ाई है। मैं भी अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर, महमूद भाई भी अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर, कपिल साहब भी अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। सब आओ, सब आओगे, सब तभी देश बचेगा। और बता रहा हूँ, जो मोर्चा बनाया है, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा। जो ज्ञापन दिया जाना है वो टाइप कर दिया गया है, सबको भेज दिया जाएगा। और ज्ञापन में नीचे लिखा है हम भारत के लोग। मैंने नहीं लिखा अपना नाम, महमूद भाई का नाम नहीं है, डीसी कपिल साहब का नाम नहीं है, सबका नाम है हम भारत के लोग। उन्हीं के सिग्नेचर से वो जाएगा। और हर साथी को, हर संगठन को, हर पार्टी को पूरी आज़ादी, पूरी स्वतंत्रता है कि अपना झंडा, अपना बैनर, अपनी पार्टी का नाम लेकर आओ। सबका सम्मान होगा, सबको मौका मिलेगा, सबको जगह दी जाएगी।
तभी देश बचेगा। और सारे के सारे जैसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और सब लोगों को बताइए 6 जनवरी का आंदोलन है, जंतर मंतर पर पहुंचना है 12 बजे, और 5 जनवरी का शाम को 4 बजे पटियाला हाउस कोर्ट जो दिल्ली में इंडिया गेट के सामने है, वहां से गेट नंबर 4 के सामने से इलेक्शन कमीशन तक बाहर। यही सिर्फ कहना है। और मैं चाहूंगा कि अब इसके बाद में हमारे आदरणीय डीसी कपिल साहब वो भी अपनी बात रखें, लोगों से अपील करें। तो भूल नहीं जाना दोनों तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख। जय भारत, जय संविधान। आज की ये प्रेस वार्ता आने वाली 5 जनवरी और 6 जनवरी को ईवीएम हटाओ आंदोलन को आगे बढ़ाने की श्रृंखला के लिए और देश के सभी लोगों को इससे अवगत कराने के लिए बुलाई। तमाम देश के संगठन लंबे समय से अपने अपने संसाधनों के हिसाब से अलग अलग जगह पर संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, तमाम तरीके के आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन टुकड़ों में बटे हुए आंदोलन अगर इसी तरीके से चलते रहे तो 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर वो दबाव नहीं बन पाएगा जिस दबाव की आज इस सरकार को हटाने के लिए जरूरत है। इसलिए 5 जनवरी को गेट नंबर 4 से 4 बजे पटियाला हाउस से पैदल यात्रा, पैदल मार्च की शुरुआत होगी जो चुनाव आयोग के कार्यालय तक जाएगी। और क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग बाहर के शामिल होंगे इसलिए बीच में गैप न रहे, इसलिए 6 जनवरी को दिन में 12 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम देश के ऐसे संगठनों को जो इस आंदोलन को अलग अलग जगह चला रहे हैं वहां पर देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जब पार्टियां हार जाती हैं तो मशीनें खराब बताने लगती हैं और जब पार्टियां जिन प्रदेशों में जीत जाती हैं तो विपक्षी पार्टियां कुछ नहीं होती। और ऐसा देखने को सुनने को मिला भी। जो अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए और हिंदी बेल्ट के 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहाँ पर जिस तरीके के रिजल्ट सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक अलग से, उसके बाद में तुरंत उनका ट्रेंड बदला, तो पार्टियां भी सकते में है कि कहीं न कहीं कर रही। ये बात हम 2019 से लगातार कह रहे हैं। 2019 से लेकर के अभी तक भानु प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में लंबी समय से दर्जनों बार हमने कोशिश की देश के लोगों को बुलाने की। लोग आए लेकिन उस तरीके से आंदोलन का स्वरूप नहीं बदल सका जिस तरीके से जनता से उम्मीद की गई। इस बार फिर ये प्रयास है और ये प्रयास अंतिम प्रयास इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि 2024 में अगर यही सरकार दोबारा ईवीएम का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके वापस आ गई तो शायद 2024 के बाद किसी को वोट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इस कड़ी में मैं आप सभी पत्रकारों से एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। मैं दिल्ली के अंदर 2008, 2015 और 2020 3 बार एमएलए के चुनाव में लड़े। इस बार ये जो अभी चुनाव हुआ है 5 राज्यों का, वहाँ पर 2 रिपोर्ट आई जिसको मैं बहुत लंबे समय से कहता रहा। और रिपोर्ट ये आई है कि चुनाव लड़ने वाले 2 प्रत्याशी, एक राजस्थान से था और एक मध्य प्रदेश से, जिन्होंने खुद चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ करके जिस बूथ पर खुद उन्होंने वोट किया, उनका वोट और उनके परिवार का वोट उसी पर्टिकुलर बूथ पर था। भाई हो सकता है उनकी घरवाली ने उनको वोट ना किया हो सकता है उनकी मदर ने उनको वोट ना किया हो सकता है उनकी बेटी ने उनको वोट ना किया हो, लेकिन जो खुद प्रत्याशी था उसने अपना वोट अपने आप को तो जरूर दिया। और अपना वोट देने के बाद उस पर्टिकुलर बूथ की जब काउंटिंग हुआ और रिजल्ट आया तो उस प्रत्याशी का वोट वहां पर 0 था। अब सोचने वाला विषय ये है, देश की जनता को जो कहते हैं कि ये सब गड़बड़ है,
कि अगर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को खुद का दिया हुआ वोट मशीन ने किसी और को दे दिया, तो देश की आधी आबादी की जो अनपढ़ जनता गाँव देहात में रहती है और वोट देती है, उसका वोट कहाँ जा रहा है किसको? या पढ़े लिखे लोग भी हैं, उनका वोट कहाँ जा रहा है किसको बताया? इसका मतलब ये है कि सरासर तौर पर ईवीएम के अंदर धांधली है, क्या कहती है। और मैं तो एक बात और कहता हूँ कि जब उपग्रह छोड़ा जाता है, हजारों लाखों किलोमीटर दूर गए उपग्रह को हम इसी धरती पर बैठ करके कंट्रोल करते हैं, एक एक मिनट की रिपोर्ट देते हैं, कब पहुंचा, कब नहीं पहुंचा, कब उससे आज उस यात्री उतरा, कब नहीं उतरा, कब उसने धरती में पैर रखा, सारी चीज़ हम देखते हैं। टीवी हमारे घर में लगे हुए है, रिमोट से हम कंट्रोल करते हैं। अब तो मेट्रो भी रिमोट से चलने लगी है, जो बिना ड्राइवर के चल रही है, कई सारी लाइनें ऐसी हैं। जब सारी चीज़ें संभव हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम घर बैठे कंट्रोल करके रिमोट से चल रहा है, तो ईवीएम हैक कैसे नहीं होगा? तो चुनाव आयोग ये दावा करता है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, तो ये टोटली गलत है। और चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार के इशारे पर इस तरीके के वक्तव्य दे रहा। जिन देशों ने इस ईवीएम को बनाया, जब उन देशों ने ही अपनी बनाई हुई ईवीएम से अपने यहाँ चुनाव नहीं कराए, तो फिर देश को क्या जरूरत है कि ईवीएम से चुनाव कराए? सभी विपक्षी दलों की जो रिक्वेस्ट है, समाज सेवियों की जो रिक्वेस्ट है, पूरे देश की जो आवाज़ है, चुनाव आयोग को सुननी चाहिए। और मैं तमाम देश के राजनीतिक दलों से ये उम्मीद करता हूँ कि देश की जनता का तो नाश होना ही होना है अगर ये ईवीएम से चुनाव हुआ, लेकिन जिन्होंने अपनी पार्टियां बना रखी है, जो बनने के बाद चुनाव का रिजल्ट आने के बाद सिर पकड़ करके रोते हैं, 2024 के बाद इन राजनीतिक दलों को रोने का और सिर पकड़ करके बैठने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि चुनाव हुआ ही नहीं। इसलिए ये समय है, सिर्फ 100 दिन का समय है। आज से अगर हम मान करके चले, ये सिर्फ 100 दिन का समय है। इस 100 दिन में हम चाहें तो लोकतंत्र को बचा सकते हैं, इस 100 दिन में हम चाहें तो भारतीय संविधान को बचा सकते हैं, हम चाहें तो इस 100 दिन में आने वाले अपने बच्चों का भविष्य बचा सकते हैं। और अगर ये 100 दिन हमने खराब कर दिए, अगर देश के बुद्धिजीवियों ने, देश की जनता ने, यहाँ के राजनीतिक दलों ने, उनके नेताओं ने अगर 100 दिन खराब कर दिए हुए सोते रहे, तो फिर जागने का कोई फायदा 2024 के बाद। इसलिए तमाम साथियों से, जहाँ तक आज के इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से हमारी आवाज़ जा रही है, सभी से हाथ जोड़ करके ये अपील है कि आने वाली 5 जनवरी को शाम को 4 बजे पटियाला हाउस के गेट नंबर 4 पर और 6 तारीख को दिन में 12 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर ईवीएम हटाओ आंदोलन की इस जंग में आप सब लोग शामिल हों। ये किसी पर्टिकुलर नेता की या नेता बनने की जंग नहीं है, बल्कि देश को बचाने की जंग है। और जो लोग भारतीय संविधान के लिए संविधान बचाओ मोर्चा बना करके काम कर रहे हैं, संविधान कोई पुड़िया नहीं है कि उड़ा जा रहा है और आप रोक लेंगे। संविधान को बचाने वाले लोग ये समझ लें कि संविधान को वास्तव में अगर आप बचाना चाहते हैं, तो संविधान जब ही बचेगा तो संविधान के अंदर दिए गए जो प्रावधान हैं, जब आप उन प्रावधानों को बचाने की इस सरकार से कोशिश करें। इसलिए संविधान को बचाने वाले साथी और ईवीएम की लड़ाई लड़ने वाले साथियों से हाथ जोड़ करके फिर प्रार्थना है कि आप 5 जनवरी के प्रोग्राम में और 6 जनवरी के जंतर मंतर के प्रोग्राम में अधिक से अधिक संख्या में आएँ, अपना बैनर लेकर के आएँ, अपना झंडा लेकर के आएँ और आकर के आने वाले भविष्य में इस श्रृंखला में इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए अपने संगठन का, अपने लेटर पैड पर एक लेटर भी बना करके लाएं, जो हमें वहां पर 6 जनवरी को दे करके जाए, ताकि हमें भविष्य में इस संगठन को इस आंदोलन से जोड़ने में सफलता मिले और हम ये कह सकें कि इतने संगठनों का सहयोग और समर्थन अब आगे भविष्य में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। तमाम साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आप सब लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि आप ही हैं जो गरीबों की आवाज़ को जनता के अंदर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो मास मीडिया का क्या हाल है ये आप सब लोगों को पता है। इसलिए तमाम दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि
विश्वास है कि 5 जनवरी 6 जनवरी को आप उसे निराश नहीं करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में आकर पूरे आंदोलन को गिरफ्तार करने का काम करेंगे।